अस्सलामुअलैकुम जी। टीवी टुडे की खसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद टुडे में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी अहम शख्सियत के घर लेकर आई हूँ जिनके हम तारुफ की अगर बात करें और उनके वालिद साहब की अगर हम बात करें तो नाज़रीन, उनके वालिद साहब पाको हिंद की एक वो शख्सियत साबित हुए हैं जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक ट्रेंड ऐसा तब्दील किया जिसके बाद तमाम तर लोग अपनी अपनी एक्टिंग को लेकर, अपनी अपनी स्टोरीज को लेकर, स्क्रिप्ट्स को लेकर, राइटिंग स्किल्स को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हो गए। नाजरीन, मैं आज आप सबकी मुलाकात करवाने लेकर आई हूँ पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान के घर पर। नाज़रीन, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इतनी मूवीज़ की और पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म कल्चर का एक ट्रेंड सेट किया, जिस कल्चर को आज तक आप, मैं, हम सब टीवी स्क्रीन्स पर, फिल्म स्क्रीन्स पर देखते आ रहे हैं। आइए चलते हैं हैदर सुल्तान से, जानते हैं कि वालिद साहब के दौर में क्या ईदें हुआ करती थी और अब उनके बाद किस तरह से ईद मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच हैदर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और जानना चाहती हूँ, आज ईद का दिन है और ईद बड़ा खुशगवार दिन होता है, रूटीन से हटकर होता है, लेकिन आप हमें बहुत कैजुअल नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है कि ईद वाले दिन भी अपनी फिटनेस को फोकस करते हुए, क्या रनिंग, जॉगिंग, इसका नागा ईद पर भी नहीं होता? देखिए, पहली बात तो ये कि तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक। और दूसरी बात ये कि जब आप सारा दिन आप स्पेंड कर लेते हैं ना सबके साथ, तो फिर बाद में रिलैक्स होने का मूड होता है। दैट्स व्हाई आई एम इन रिलैक्स मूड राइट नाउ। और ईद का त्यौहार यकीनी बात है, सुबह से लेकर इवनिंग तक बड़ा एक रहता है। और इस ईद पे बल्कि एक स्पेशल तोहफा हमारे जो तमाम देखने वाले उनके लिए भी आया है। मेरी फिल्म भी रिलीज़ हुई है ईद पे, बाबुल वीर के नाम से, और बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अच्छी फैमिली मूवी रही है। तो आई थिंक कि पब्लिक मुझसे कह रही थी कि जी ईदी के हवाले से बताया। मैं कहा जी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही ईदी है। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, हम अगर हमेशा, मैं जब भी, अगर मैं अभी आपकी तरफ आ रही थी तो मैंने जैसे भी बताया कि मैं सुल्तान राही साहब के बेटे हैदर सुल्तान के घर जा रही हूँ, तो हर किसी को आपसे मिलने की चाहत होती है और उस चाहत में रिफ्लेक्शन होती है आपके वालिद साहब की कि ना सिर्फ वो एक आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे बल्कि उसके साथ साथ वो एक इंसान बहुत अच्छे थे। और आपने अपनी मूवी की बात की, बाबुल वीर की, इस कॉन्सेप्ट को, वो जो आपके वालिद साहब ने एक ट्रेंड सेट किया, उसे आप आज तक लेकर चल रहे हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या कहते हैं आपकी मूवी के रिस्पांस के हवाले से? वो तो बहुत अच्छा रहा। लोगों ने आपको एज एन एक्टर कितना ज़्यादा आराम से डाइजेस्ट कर लिया? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मूवी मेरी जितनी मैंने मूवीज अब तक की हैं उनसे हट के है, क्योंकि इसमें मेरा वो एक्शन रोल वाला फिल्म मेरा नहीं है। एक बहन भाई की कहानी है और थोड़ा सा बाबू साहब के तेरे जो अबू जी की फिल्म आई थी ना, उसका हल्का सा टच इसमें नजर आएगा। और ट्राई मैंने यही किया है कि इसमें अबू जी का एक अंग मैंने दिया है, लेकिन फिल्म के एंड में जाके, ताकि वो जो ऑडियंस को एक वेट रहेगा कि राही साहब अगर आते तो क्या करते, तो वो उसे मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो मैंने ट्राई ये किया कि दोनों एलिमेंट्स उसमें रहें इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, आपके अगर वालिद साहब की बात करें, फिर आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करें, फिर आपकी ड्यूअल नेशनल होने की बात करें, इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका में पले बढ़े और फिर वापस पाकिस्तान आए। आज के दौर में तो सभी जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमारे नौजवान हैं, फिर आर्टिस्ट भी हैं, सभी की कोशिश है हम किसी ना किसी तरीके से बाहर मूव कर जाएं और वहीं पर ही जो भी करें वहीं पर ही करें और यहाँ पर काम ना करें। लेकिन आप वो तमाम तर चीज़ें छोड़कर अब्रॉड से अपनी कंट्री में आ गए। ये पैट्रियोटिज्म तो है ही, इसके साथ साथ क्या पैशन भी है? इसका पहले तो एक जवाब ये है कि आई लव पाकिस्तान एंड आई लव लाहौर। लाहौर लाहौर है। दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाएं तो लाहौर आपको बड़ा, मुझे आई मिस लाहौर। और दूसरी बात यह है कि मेरी यहाँ पे अबू जी की एक लेगेसी है, एक घर है, एक सेटअप है मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आके टाइम देना चाहिए, क्योंकि मेरे बाकी जो भाई हैं उनका कोई इसमें वो ना शौक, इन्होंने कभी इन्होंने स्टेप इन किया। तो मैं शुरू से ही मैं ये लेगेसी को कैरी ऑन करके आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि मुझे, मेरे पे एक राइट बनता है, ये मेरे पर आप समझ लें कि एक फ़र्ज़ है कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि शोबिस के जो लोग हैं, इंडस्ट्री की आजकल जो हालत हो चुकी हुई है, वो मेरे में अबू जी को देखते हैं। तो उनको एक उम्मीद ही नज़र आती है कि यार ये आया तो बाहर से कुछ करेगा हमारे लिए, तो मुझे अपने पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। अच्छा, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही ऐसा सोच सकता है, वरना इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से ये एक आपको ही शर्फ हासिल हुआ कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहे हैं और उसको बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से निभा भी रहे हैं। अच्छा, हाल ही में एक मूवी आई मौला जट,
और मौला जट, अगर मैं कहूँ मौला जट तो एक दूसरी पुरानी मूवी थी, द लेजेंड्स ऑफ मौला जट। और मैं हमेशा से चाहती थी कि हैदर साहब से मेरी कभी मुलाकात हो और मैं वो माहिरा खान की पंजाबी और वो तमाम तर वो जितने भी आर्टिस्ट हैं उसमें नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे एज अ पंजाबी लेडी की तौर पे ना मुझे उनकी पंजाबी से बड़ा इख्तलाफ रहा है। तो क्या आपको भी ये इख्तलाफ रहा है मौला जट वालों की पंजाबी से, द लेजेंड्स ऑफ मौला जट के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी पंजाबी से? देखिए, बात वही है जैसे आपने कहा कि इसमें कोशिश उन्होंने अच्छी की, लेकिन उससे वो अटैम्प्ट पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि उन्होंने इस फिल्म का नाम जो कैश करवाया और फिल्म माशाल्लाह काफ़ी हिट गई इस हवाले से भी। लेकिन ये है कि जो ओरिजिनल है वो मौला जट है, जो 1979 में बनी, अबू जी की और क्रशी साहब की जो जोड़ी थी वो कमाल रही। उसके बाद अब ये दोबारा से एक रीबूट हुई है। उसका हमें एक बेनिफिट ज़रूर हुआ है कि उसकी वजह से हमें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया है। हम अगर एक अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो हम उसको बाहर की कंट्रीज़ में भी उसको हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आई पर्सनली फील कि दे कुड डन अ बेटर जॉब एज़ फार एज देयर डायलॉग डिलीवरी और जो चीज़ें इसमें थी। लेकिन अगेन लाइक आई सेड, उन्होंने एक नाम को कैश करवाया, फवाद का कह लें, मायरा का कह लें, तो वो चल गया, एक गिमिक चल गया। लेकिन अगर एक्टिंग के हवाले से बात करें तो कंपैरिजन के हवाले से बात करें तो देयर इज नो कंपैरिजन। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे मौला जट में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, सुल्तान राय साहब थे, और इस मूवी में हमें हमजा अली अब्बासी द लेजेंड्स ऑफ मौला जट में और फवाद खान देखने को मिले, फिर हमें हुमायमा मलिक देखने को मिली, माहिरा खान देखने को मिली। किसके कैरेक्टर को आपको लगता है उसने बड़ी खूबसूरती से डिलीवर किया है एज कम्पेयर टू मौला जट और द लेजेंड्स ऑफ मौला जट की? देखिए, पहली बात तो वही मैंने कहा कि दोनों फिल्म का कंपैरिजन नहीं, वो एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है। कैरेक्टर्स वही थे। कैरेक्टर्स की अगर आप बात करें तो उसमें अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक जो हमजा ने जो काम किया है ज़नीनाथ के हवाले से, उसकी मुझे कंपेरेटिवली एक्टिंग बेहतर लगी फवाद की निस्बत, और मायरा की निस्बत आवत से कि उमा ने तो बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म किया। हाँ, उनकी पंजाबी डिलीवरी भी अच्छी थी। एक्टिंग वाइज में बात करूँ, डिलीवरी तो उनकी फिर भी गुलाबी थी लेकिन ये है कि उसमें दोनों ने एक्टिंग वाइज अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन जो हर बंदे ने जो कंप्लेन किया वो ये किया कि मौला जट का जो करेक्टर है वो ऐसा करेक्टर था कि ये गिर नहीं सकता, पंजाब का गबरू जवान है, इसको कोई गिरा नहीं सकता। तो उन्होंने पूरी फिल्म में मौला जट को उठने ही नहीं दिया शराब में से। हाँ जी। तो ये बड़ा लोगों को इख्तलाफ रहा कि यार ये क्या किया है, उस कैरेक्टर को उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया स्क्रीन पे। तो लोगों ने इसको इसलिए ज़्यादा, कुछ लोगों ने पसंद भी नहीं भी किया कि यार ये उसका एक इमेज नहीं है। ठीक है। अच्छा, जहाँ हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त रही, और पाकिस्तान में आम तौर पर वो मूवीज़ नहीं बन रही थी जिसमें इतनी ज़बरदस्त और अच्छी किस्म की सिनेमेटोग्राफी हो, लेकिन उनकी बहुत अच्छी रही। हमें जो चीज़ बेहतर है उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और हम अभी बात कर रहे हैं, हम क्रिटिसिज्म हरगिज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ही कंट्री की दोनों प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मौला जट हो चाहे वो दी लेजेंड्स ऑफ मौला जट हो, और हम दोनों को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि इस मूवी में दी लेजेंड्स ऑफ मौला जट में, हम ईद को पीछे छोड़ गए वैसे द लेजेंड्स ऑफ मौला जट में, क्योंकि मुझे बहुत मतलब एक क्यूरियोसिटी थी कि जब भी मैं सुल्तान राय साहब के बेटे से मिलूं तो वो पंजाबी कल्चर का जो एक मेरे नज़दीक थोड़ा सा बेड़ा गर्क किया गया है ना, और वो मुझे लगता है वो तमाम बर्गर बच्चों को ना वो पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी है, वो ईजी टू अंडरस्टैंड भी थी उनके लिए। अगर हमारे सामने टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज कोई बोलता है तो हमारे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप हैं या मैं हूँ, लेकिन उनके लिए नहीं हूँ। इसका मैं आपको एक और बड़ा बेहतरीन जवाब देता हूँ, वो ये है कि मौला जट बनी, द लेजेंड ऑफ मौला जट बनी, और अब बने जा रही है पुत्र मौला जट दा। तो ये जो आएगी ना, ये इन दोनों का कोलैबोरेशन होगा। तो उसमें टाइटल रोल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मैं प्ले कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी वो ऑन सेट आने वाली है मूवी। तो वो जब बनेगी तो इंशाल्लाह ताला जो अबू जी की उस टाइम की जो ऑडियंस थी, जो कहते हैं हम वो फिल्म देखने गए ही नहीं, वो भी आएंगे। हमारी जो नई जनरेशन इस वक्त की है, जितना हमारा यूथ है, इंशाल्लाह वो भी देखने के लिए। अच्छा, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अगर हम कभी, वैसे तो हमारा कोई ऐसा काम होता नहीं है, लेकिन इंटरव्यू करते करते एज ए जर्नलिस्ट कभी फिल्मबदी कोई जुगत मार देना तो लोग बहुत अच्छे से उसे डाइजेस्ट करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो हमसे चाहते हैं कि हम कोई कॉमेडी करें वालिद साहब की लेगेसी की वजह से। इसी तरह से मुझे लगता है आपके साथ भी ये एक बहुत अच्छी खुशकिस्मती है आपकी कि आप जब भी कोई मूवी करते हैं तो आपको ऑडियंस भरपूर मतलब बाहें खोल कर आपको एक्सेप्ट करती हैं और आपकी उस मूवी को पसंद करती हैं। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि दी लेजेंड्स ऑफ मौला जट और मौला जट में, दोनों में हमें एक, लोगों का ऐसा कहना है कि हमें एक कोल्ड वार नज़र आई।
जो लाहौर की इंडस्ट्री में और कराची की इंडस्ट्री में है। हाँ, पंजाब से अगर पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हुए अगर मूवी बनाई जा रही थी तो लाहौर की इंडस्ट्री के लोगों को लाइक जॉन रैम्बो हैं, इनके अलावा और कितने ऐसे बड़े नाम हैं जो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते थे, इंक्लूडिंग सबा कमर भी हैं, ठीक है, जो पंजाबी बहुत अच्छी डिलीवर कर सकती थी और कर सकती थी। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इस मूवी को भी बनाते हुए कास्टिंग के दौरान वो लाहौर और कराची के दरमियान जो एक कोल्ड वार है उसको देखा गया। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं इसमें 50-50 हूँ। देखिए, बात यह है कि सबने मुझे, जब मैं फिल्म प्रीमियर पर गया, उन्होंने कहा इस फिल्म में आपको होना चाहिए था, आपका राइट बनता था कि फवाद की जगह। मैं कहा देखिए, बात यह है कि जो डायरेक्टर की चॉइस है वो उसी को कास्ट करेगा ना, तो आई एम ओके, परफेक्टली ओके विद दैट। बात यह है कि फवाद खान का, मायरा खान का इस वक्त एक नाम माशाल्लाह बना हुआ है, उन्होंने उसको कैश किया। अगर वही फिल्म को एज इट इज़, जितना बड़ा बजट था, आपने तो जानती हैं कितना पैसा उस फिल्म पर लगा है, अगर वो यहाँ पर बनाते तो शायद उसका वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता। तो वक्त के हिसाब से उन्होंने कास्ट को लिया, सारा उसको उन्होंने यूज़ किया, लेकिन डिलीवर नहीं उस तरह से कर पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने उसको कैश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर सेफ हो गया। उसने जो 45 करोड़ लगाया, तो 45 करोड़ का उसको 2 अरब आ गया वापस, तो देर ओके विद दैट। तो मेरे हिसाब से अगर फिल्म पंजाब के हवाले से बनाई जाए, कराची हो, पंजाब, यहाँ लाहौर का, हमारा अगर इंडस्ट्री की बात करें, एक ही जगह है। मैं हमेशा उसके बारे में बोलता हूँ कि यार ये 2 अलग मुल्क नहीं है एक ही मुल्क की बात हो रही है। तो ये अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कराची की इंडस्ट्री लाहौर को एक्सेप्ट नहीं करती, और लाहौरी सब फिर भी काम करना चाहते हैं? मैं आपको बेस्ट जवाब दूँ, द लेजेंड ऑफ मौला जट में टोटल कराची की करीम ली गई, ज़बान कौन सी यूज़ की गई? शूटिंग किसके बारे में की गई? There you go। तो जब तक पंजाब का रंग आप नहीं डालेंगे तो वो चीज़ वैसी नहीं बनेगी। तो दे हैव एडमिट दैट नाउ, उनको समझ आ चुकी हुई है। तो बात ये है कि वी हैव टू डू इट ऑन अ कोलैबोरेशन, तो फिर इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये तो तमाम तर वो सवालात थे जो मैं खुद हैदर सुल्तान से पूछना चाहती थी कि भाई द लेजेंड्स ऑफ मौला जट के बाद आपका क्या रद्द अमल है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि आपके वालिद साहब ने हमें पाकिस्तान को 1 नहीं 2 नहीं बेशुमार ऐसी कामयाब और हिट मूवीज़ दी और लोगों ने बहुत पसंद की। अब चलते हैं ईद की तरफ, क्योंकि ईद का दिन है और ईद के दिन हम ईद पर बात ना करें, ऐसे कैसे मुमकिन है? और ईद का दिन तो होता ही माँ बाप से है, खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी में, अगर हम अपना माजी याद करें तो जब आप हमेशा जिस एज में भी होते हो आप अपना बचपन याद करते हो, क्योंकि आपके माँ बाप होते हैं जो उस बचपन को मज़ीद खूबसूरत बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। तो आपके भी वालिद साहब का वक्त याद करेंगे और जानना चाहेंगे कि वालिद साहब के दौर में ईदें कैसी हुआ करती थी और क्या रूटीन हुआ करती थी? अबू जी के दौर में बस एक मेले का समय होता था और हर बंदा आ रहा है, मिल रहा है, कर रहा है, और टाइम उनके पास बहुत शॉर्ट होता था, लेकिन वो स्पेंड करके देते थे ईद करने के बाद फिर दोबारा जाना शूट पे। लेकिन ये था कि ऑब्वियसली बात है, ईदी का बच्चों को होता था कि ईदी मिलेगी कलेक्ट करते थे, हर जगह से करते थे। लेकिन अब हुआ ये कि अब टाइम टर्न हुआ, अब हम अडल्ट हो गए हैं, तो अब हमें ये होता है कि हम बड़े होने के हिसाब से बच्चों को दे रहे हैं, सबको कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जी हैं तो वो उनकी तरफ से ईदी अमेरिका से आ जाती है, तो उन्होंने सेंड कर दी, तो वो बड़ी एक बरकत वाली चीज़ आ जाती है पास, तो अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि वी ट्राई टू स्पेंड ईद विद आवर लव वंस। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश ये होती है कि फ्रेंड्स से ज़्यादा मैं फैमिली को प्रेफर करता हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए। सेकेंड डे ऑफ ईद विद फ्रेंड्स। अच्छा, ये आपकी तो कोशिश होती है, क्या वालिद साहब की भी यही कोशिश हुआ करती थी कि ईद के रोज़ फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और खाने की दावतें हुआ करती थी? क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज थे। जो मैंने अपने फादर से सुना और जो मैंने लोगों से सुना, सुल्तान राय साहब जैसा मेहमान नवाज कहते हैं कोई सदियों बाद ही आएगा। तो वो फेस्टिविटी क्या हुआ करती थी, खानों में क्या बेहतर पसंद किया करते थे और मेहमान नवाजी कैसे किया करते थे? देखिए, पहली बात तो यह कि आपके जो वालिद साहब हैं, मान साहब, अल्लाह ताला को जन्नत में जगह अता फरमाए, माशाल्लाह बहुत ही कमाल इंसान थे, मेरे तो बड़े भाइयों की तरह थे, बहुत प्यार करते थे। और अबू जी उनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, जैसे उनके घर के बच्चे फैमिली मेम्बर होते हैं। तो वो कभी कभी मजाक से उनसे छेड़खानी में ईदी ले लेते थे और वो खुशी देते थे कि पुत्र है। तो उसमें ये होता था कि घर पे कभी कभी अगर शूटिंग अगर मिस होगी या शूट पे नहीं जाना ईद वाले दिन, तो फिर घर पे एक पूरा माहौल बनता था। और अबू जी को खाना बहुत पसंद था, खाना पीना और लोगों के साथ इनको एंटरटेन करना। फेवरेट खाना क्या हुआ करता था? देसी फूड और रवायती खाने, देसी फूड उनको बहुत पसंद था। और अबू जी कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते थे, तो कभी कभी उनको टाइम जब मिलता था तो ही यूज्ड टू मेक समथिंग। लेकिन ये कि फुल ऑफ लाइफ थे, फुल ऑफ लाइफ। उनको बहुत अच्छा लगता था लोगों से मिलना जुलना, इकट्ठे बैठना, पुत्री तू भी आ जा, बेटा तू भी आ जा, ऐसे बैठना। और इस जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ पर बड़ी बड़ी महफिलें हुई हैं, बड़े बड़े लेवल की महफिलें हुई हैं। और अच्छी बात ये थी कि जब आपने पहले जुगत की बात की तो वो कहते थे कि यार मुझे कुछ मारो, जुगत करो मेरे साथ, तो मुझे वो इन्जॉय करते थे, हंसते थे, खुल खिलखिला के हंसते थे कि यार एक और। तो वो लोग कहते थे ऐसा माइंड नहीं कहते, कहते मेरे बच्चे हैं यार, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ बैठना। तो ये चीज़ वो
तो हम अब बड़ा मिस करते हैं। अब वो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, हमारे बड़े सब चले गए हैं, लेकिन ये बात ये कि उनकी अच्छी यादें, उनकी बातें हमारे साथ हैं। और मैं पेरेंट्स के हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, कि पेरेंट्स आपके लिए इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की रहमत आपके लिए है। अगर मौजूद हैं तो उनके साथ उनका इतना ख्याल कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उनके साथ करें, और दिल में कोई रंजिश, कोई बात, कोई चीज़ उनके लिए दिल में ना रखें। माँ बाप का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ये हमें आमतौर पर तब एहसास होता है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। अगर उनकी मौजूदगी में किसी इंसान को एहसास है कि माँ बाप कितना बेलौस रिश्ता है, तो मुझे लगता है वो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है और खुशकिस्मत है। अच्छा, अगर हम सुल्तान राय साहब की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे। अगर मैं घर की ताज़ीनो आराइश की भी बात करूँ तो अभी भी मुझे लगता है वही स्ट्रक्चर चल रहा है जो वालिद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ड्राइंग रूम को, घर को सेट किया गया था। इस बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, जैसे एज उन्होंने पसंद किया था, बनाया था, बस को एज हम लोगों ने मेनटेन किया हुआ है। और मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ एज ए बेटा होने के हिसाब से, क्योंकि इस चीज़ को मुझे इसमें हर जगह मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से ही बना है और बड़े शौक से उन्होंने बनवाया, और उनको मुगलिया चीज़ें बहुत पसंद थी, तो उसने पूरे घर को उन्होंने किला नुमा एक शक्ल दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी कभी यहाँ पे अकेला कभी बैठता हूँ तो मैं फिर देखता हूँ तो अबू जी के बारे में सोचता हूँ कि यार कितना टाइम लगा है, उन्होंने सारे मेहनत से बनाया। तो उनका प्यार जगह जगह पे नज़र आता है, और ये चीज़ें मेरे हिसाब से आज के दौर में थोड़ी दूर हो गई हैं, रिश्ते दूर हो चुके हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। इतना बिजी टाइम हो चुका है, लोगों के पास वक्त ही नहीं दूसरे के लिए बैठ के बात करने के लिए। टाइम निकालना चाहिए, बैठना चाहिए 2 मिनट के लिए। वो जो हमारे हाथ में एक दे दिया ना लोगों ने, एक बीमारी दे दी हुई है उसको, फ़ोन को छोड़ देना चाहिए, आपस में बैठ के बात करें एक दूसरे के साथ, बहुत मज़ा आता है इंटरेक्शन करने का। बिल्कुल जी, और बहुत तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मुझे आज हैदर सुल्तान साहब से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मुझे भी यहाँ महसूस हो रहा है कि अगर आज मुझे बहुत शर्फ हासिल हुआ है इस ड्राइंग रूम में बैठकर। वैसे तो मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया हुआ है, लेकिन मैं हमेशा जब आती हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि सुल्तान राय साहब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इस घर की ताज़ीनो आराइश हमें ये महसूस करवाती है, ये वाइब देती है कि जी बिल्कुल वो यहाँ मौजूद हैं। और इसका सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है जो अपने वालिद साहब की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, हिम्मत दे। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, वालदा अमेरिका में होती हैं और उनसे ईद आपको भेज दी जाती है, क्या आप अमेरिका जाकर ईद करते हैं ज़्यादातर, या लाहौर में पाकिस्तान में ही ईद करते हैं? फैमिली यहाँ आ जाती है, बहन भाइयों का और वालदा का क्या होता है? बहुत लाइक कोरोना से पहले की बात है, तो आते थे, कभी आके यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया, कभी मैं वहाँ चला गया। लेकिन एवर सिंस आई गॉट मैरिड, फिर मैंने थोड़ा ट्रैवलिंग थोड़ी कम कर दी। तो अब ये होता है कि ज़्यादा तो मेरी ईदें पाकिस्तान में गुजरती हैं, और ज़्यादा तो इन लॉज में गुजरती हैं। लेकिन ये है कि अगर यहाँ इत्तेफाक से हों, मैं तो बहुत दफ़ा कहता हूँ कि ईद यहाँ पे करें आके, लेकिन ऑब्वियसली बात है वहाँ से आना जाना थोड़ा सा एक इशू बनता है उससे। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई एम इन पाकिस्तान नाउ। ठीक है, पाकिस्तान में ही होते हैं। अच्छा, अगर हम आपकी गाड़ी की बात करें तो अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी गाड़ी भी वही है जो वालिद साहब की हुआ करती थी, ऐसा ही है? ये क्या मोहब्बत है, ये क्या मतलब इतनी ज़्यादा चाहत है वालिद साहब से कि हर वालिद साहब की चीज़ को मेंटेन करके लेकर चल रहे हैं। और आपकी चाहे गाड़ी देखें, अगर आपको कहीं रोड पर देख लें तब भी सुल्तान राय साहब याद आते हैं, आपके घर आ जाए तब भी उनकी महक आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ये देखें, बात ये है कि फिर वही वाली बात, कितनी मेहनत से चीज़ें बनी हुई, और मेरे लिए तो उनकी एक एक चीज़ ऐसे है कि जितना मैं उनको प्रिजर्व कर सकूँ मैं कर लेता हूँ। उनके बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अब तक संभाल के रखी हैं। कभी कभी मैं पहनता भी हूँ तो मुझे पूरी भी इसी तरीके से है, तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या सही है, तो किसी को बताऊँ तो वो उन चीज़ों को चुमना लोग शुरू कर देते हैं कि यार उनकी चीज़ें। तो बात ये है कि एक इश्क है अबू जी से मुझे, तो उन चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ मेनटेन करने की उस तरह से। तो यस, इसी तरह से वैसे मेनटेन की हुई रखी हुई हैं। जी, बहुत ही ज़बरदस्त, ये अच्छी बात है। हम सभी अपने पेरेंट्स की जितनी भी लिबास होते हैं, मलबूसात होते हैं, या उनके इस्तेमाल की हुई कोई भी अशिया होती हैं, हम उन्हें एक डेकोरेशन पीस के तौर पर अपने घर में रखते हैं और ये महसूस करते हैं कि शायद आज भी उस चीज़ को उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी इमोशनल से मैसेज के साथ, इस बात के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। रहिए हमारे साथ, दोबारा वापस आते हैं। देखते रहे टीवी टुडे की खसूसी ट्रांसमिशन ईद टुडे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही मज़े की बातें हो रही थी, सुल्तान राय साहब की बातें हो रही थी, मूवीज़ की बातें हो रही थी, और बात हो रही थी कि सुल्तान राय साहब के दौर में किस तरह की ईदें हुआ करती थी। हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ जो कि हैदर सुल्तान है, और एक और बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी आपके वक्त का, क्योंकि ये ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर इंसान मसरूफ़ होता है। लेकिन हैदर सुल्तान साहब की एक अच्छी बात यह है कि हमेशा मीडिया वालों के लिए, अपने फैंस के लिए हमेशा वक्त निकालते हैं और डिस्कस करते हैं अपने वालिद साहब को, और उन्हें डिस्कस करके सबको एहसास होता है, सबको ऐसा महसूस होता है कि आज भी सुल्तान राय साहब हम सब में मौजूद हैं। हैदर साहब, मैं जानना चाहती हूँ,
ईदें वालिद साहब के दौर की तो हुआ करती थी, अब खुद वालिद बन गए हैं, अब खुद जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो अब कैसे मेंटेन करते हैं और दावतें किस तरह से करते हैं, क्या रूटीन होती है? और फिर सबसे बड़ी बात कि जब वालिदैन आपकी इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आप अपने ईद के दिन का आगाज़ करते हैं, पहले आप करते हैं उनसे सर पर प्यार लेकर, जब वो इस दुनिया में नहीं रहते तो फिर आप उनकी कब्र मुबारक पर जाते हैं, वहाँ आप तलावत करते हैं। तो आप बताएं क्या रूटीन रहती है ईद के पहले दिन की? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह सेवियों से नाश्ता करने के बाद यही होता है कि पहले जाके सब जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं अबू जी समेत वहाँ जाते हैं, सलाम करते हैं और फातिहा कहने के बाद फिर घर आने के बाद जितने भी गेस्ट, फिर एक रूटीन बनी होती है, सबको पता होता है कि पहले दिन इन लोगों ने मिलने के लिए आना है। वो आते हैं, फिर सारा दिन उनके साथ स्पेंड करने के बाद रात को फिर हमारी फिर मूवी नाइट होती है। तो उन्होंने एक घर में एक सिनेमा हॉल का बनाया हुआ है सेटअप, तो फिर सारे इकट्ठे बैठ के वो वॉच करते हैं और खाना शाना खाने। नेक्स्ट डे फिर ये होता है कि फिर विद फ्रेंड्स, और थर्ड डे जो सा होता है वो फिर कहीं पर भी एनीबॉडी वांट्स टू मीट अप कोई ऐसे तो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में ये होता है ऐसे कि सब सारे सेलिब्रेट करते हैं, आई थिंक सबकी ऐसी रूटीन रहती है। लेकिन ये कि आई लाइक टू डू बारबेक्यूज़, थोड़ा मोटा गेट टुगेदर करना मुझे अच्छा लगता है। तो जो अबू जी की कुछ आदतें हैं मैंने अपने में अडॉप्ट की हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस माहौल को जिंदा रखा जाए उसी तरह से। जी, बेटों में अडॉप्ट नहीं करनी पड़ती, बेटे नेचुरल ही बाप जैसे ही होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, और मूवीज़ देखते हैं, आपने बताया घर में ही एक थिएटर बनाया हुआ है और मूवीज़ देखते हैं। कौन सी मूवीज़ देखते हैं? मतलब लोगों को तो आपने सुल्तान राही साहब की मूवीज़ वो देख देख कर मतलब 100 से ज़्यादा बार, ज़ायद बार भी देख चुके हैं, लेकिन आज भी वो कहते हैं वो मूवीज़ देखने का मज़ा आता है। आप कौन सी मूवीज़ देखते हैं? वेल इट डिपेंड्स ऑन द क्राउड, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम लोग आई लाइक हॉलीवुड फिल्म्स, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो हॉरर फिल्म्स बड़ी शौक से देखता हूँ मैं तो वो लगा के देख लेते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई क्राउड और तरह का तो फिर हम लोग पंजाबी फिल्म, अबू जी को पुरानी फिल्म लगा लेते हैं। हाँ। अच्छा, मैं ना वैसे नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं कि सुल्तान राही साहब ना अपनी आम लाइफ में भी एक वैसे ही एक्शन हीरो टाइप इंसान थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब से भी लोगों को ये होता है ना कि क्या बेटा वो हर सिचुएशन में झुकते मारते थे, तो मैं कहती हूँ नहीं, हर सिचुएशन में कोई कैसे झुकते मार सकता है। लेकिन सुल्तान राही साहब के बारे में बताइए कि क्या वो आम लाइफ में भी कोई एक्शन हीरो टाइप थे या बहुत नरम मिजाज और सीधे से इंसान? बिल्कुल आप सही कहा कि बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ और बहुत ही सिंपल इंसान थे। और आई थिंक जो डे वन से उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो एंड तक उन्होंने वो चीज़ छोड़ी नहीं। और मुझे हमेशा बच्चों को भी ये कहा कि बेटा आपने कभी भी अपने दिमाग पर ये चीज़ को चढ़ाना नहीं है कि आप सुल्तान राही साहब के बेटे हो। हमेशा आज़ी में रहना है आपने और लोगों के काम आना है, अपने आप को मनफी करना है, किसी के लिए आप जो भी कर सकते पहले वो करो, लोगों के काम आओ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना अब मुझे थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ, तो मैं कभी कोई चीज़ में फंसता हूँ ज़हनी तौर पे, यार मुझे यहाँ पे फैसला करना तो क्या करूँ, तो मैं हमेशा मुड़ के अबू जी की तरफ देखता हूँ। तो अबू जी मेरे लिए एक आइडियल बन चुके हैं। कोई भी चीज़ हो, दीन के हवाले से हो, दुनिया के हवाले से, तो मैं उनकी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो अबू जी मैं हमेशा अबू जी की मिसाल सूरज और चाँद के मुताबिक देता हूँ कि स्क्रीन पे सूरज की तरह थे और घर पे चाँद की तरह थे, बिल्कुल कूल एंड काम डाउन। बिल्कुल जी, चांद की ठंडक की तरह, बिल्कुल जी। अच्छा, एक और बात, जैसे फील्ड में आप काम करते हो, हम फील्ड में काम करते हैं, हमारे कई दोस्त हैं, बेशुमार दोस्त हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हजरात भी हैं। सुल्तान राही साहब के कौन से ऐसे दोस्त हैं, कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं, फेलोज़ हैं, कलीग्स हैं जो आज भी आपके साथ कनेक्टेड हैं और आपके साथ राब्ते में हैं और उनसे मिलकर आपको वालिद साहब की याद आती है? कौन से वो लोग? जी सर फहरिस्त तो मैं नासिर अदीब साहब का नाम लूँगा, उनके साथ मेरा मुसलसल रब्ता रहता है। अंजो आंटी हैं, उनके साथ रब्ते में रहता हूँ, सर कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। ऐसे मुमताज़ जी हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी तक ज़िंदा हैं, मौजूद हैं दुनिया में, तो उनसे मेरी गपशप चलती रहती है। लेकिन मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने वो दौर गुजारा है अबू जी के साथ, तो फील लाइक यानी कि मैं कोई हल्की सी उनसे मुझे एक खुशबू आती है अबू जी की, तो मुझे अच्छा लगता है उनसे मिलकर। लेकिन ये है कि अब जितने लोग अब मेरे अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही है, लेकिन अबू जी की भी मेरे साथ कनेक्ट हो गई है, तो मेरे पे मुझे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मुझे इनके लिए कुछ अच्छा करना है। क्योंकि अभी मेरी जो फिल्म लगी है तो लोगों ने मुझे कहा कि यार आप थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में नज़र आए। मैं कि मेरी कोशिश भी यही है कि सारी ज़िंदगी मुझे यही कहते रहे मेरे को कम करा लो यार, मेरे को एक्टिंग करा लो, कम करा लो यार। एक उनके ऊपर ऐसी स्टैंप लगी थी एक्शन की कि वो फिर चेंज ही सारी ज़िंदगी नहीं हुई। तो जब से मुझे ने बशीरा की थी उसके बाद से सारी ज़िंदगी में बशीरा ही करते रहे, वो हमेशा ये बात कहते थे। तो माशाल्लाह उनके अंदर एक आर्टिस्ट था, लेकिन वो अगेन पब्लिक की डिमांड की बात होती है, तो आई कैन टोटली फील दैट नाउ एज एन एक्टर कि मेरे से भी लोग जो वही तवक्को करते हैं कि यार हमें थोड़ा सा उस स्टाइल में आके दिखाएं, थोड़ा सा वैसे बोल के दिखाएं। तो मैं कहता हूँ मैं अंडरस्टैंड अबू जी की फीलिंग अब कर सकता हूँ कि प्रोड्यूसर की और डायरेक्टर की क्या डिमांड आपसे होती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेजेंडरी पर्सनालिटी की अगर कोई औलाद है तो उसकी अपनी शख्सियत मनफी हो जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है? आपको उस लेगेसी को लेकर चलते चलते आप अपने आप को कहीं मनफी कर चुके होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये होती है कि वो आपको नहीं देख रहे होते, वो आप में उनको देख रहे होते हैं।
तो वजह ये होती है फिर वो जब आप उनको वो चीज़ डिलीवर नहीं करते लोग कहते हैं यार नहीं नहीं थोड़ा सा वैसे करें, तो फिर ये होता है कि आपको फिर वो पब्लिक डिमांड पूरी करनी पड़ती है। मैंने अपने फिल्मिंग करियर में स्टार्टिंग में बड़े चॉकलेट हीरो के रोल्स भी किए, डांसिंग नंबर्स भी किए, रोमांटिक गाने भी किए, सबके साथ काम किया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह चला, अच्छा चला। लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा अबू जी का अंग अपने में लेकर आया तो लोगों ने एकदम से कहा यार अब मज़ा आ रहा है, तो चाहते थे कि देखने के लिए। तो वही वाली बात कि आपको थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऑन स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री किसके साथ आपको लगता है कि बहुत अच्छी रही? क्योंकि हम सुल्तान रईस साहब की तो अंजुमन साहिबा के साथ बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखते रहे। आपको क्या लगता है आपकी केमिस्ट्री कौन सी हीरोइन के साथ बहुत अच्छी रही? मेरी स्टार्टिंग में साहिबा के साथ मैंने फिल्म ज़्यादा की थी, तो ज़्यादा लोगों ने वही पसंद की, क्योंकि मैं इतनी छोटी उम्र में आ गया था कि मेरे साथ कोई लड़की मैच नहीं करी थी। तो उन्होंने साहिबा को जब साथ खड़े करके मैंने फोटोशूट किया तो उन्होंने कहा ये कोई थोड़ी बहुत ही मैच करी, तो वो हमारी इकट्ठी को 3-4 फिल्में आई। लेकिन नरगिस के साथ मेरा काफ़ी अच्छा टाइम रहा, उस तरह से हम लोगों ने काफ़ी अच्छी हमारी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो आई थिंक सबके साथ काम किया, लेकिन आई वुड से ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिनके साथ मुझे काम करके अच्छा लगा। बिल्कुल जी। अच्छा, आखिर में क्योंकि अब हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं और वही बात कहना चाहूँगी कि वालिद साहब का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है और आप भी बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं और लोग भी बहुत पसंद करते हैं और हमेशा आपसे उसी डायलॉग को डिलीवर करने की डिमांड की जाती है, कौन सा ऐसा डायलॉग है जो हमारी ऑडियंस के सामने आप डिलीवर कर दें? देखिए अबू जी के माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो बड़ा बहुत मसला हिट गए, लेकिन आई थिंक जो एवरग्रीन और हमेशा से जो मैं बोलता भी आता हूँ और लोग पसंद भी करते हैं, एक मौला जट का है और एक बशीरा का है। तो आई गेस हम तो भाई दोनों का ही देखना चाहेंगे कि मौला जट और बशीरा दोनों अलग तरह की मूवीज थी ना, तो अगर पहले मौला जट का हो जाए तो क्या बात है? मौला जट का वो जो बहुत फेमस डायलॉग है कि जे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, रब तो बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकना वा। क्या बात है। अच्छा, बात करते हुए एकदम ही को मतलब ये बीइंग एन एंकर मुझे भी यार ये सीखना है कि बात करते हुए एकदम अपनी आवाज को इतना ऊपर ले जाना फिर नीचे ले आना, कि मतलब ये कैसे मैनेज करते हैं, ये मुझे भी इसका कोई गुर दे। ये इट्स ऑल बिल्ट इन, इट्स ऑल बिल्ट इन। कुछ चीजें होती है जो इनहेरेंट होती हैं आप में, आप नहीं सिखा सकते दूसरे को। जबरदस्त। अच्छा, अब बशीरा मूवी भी बहुत जबरदस्त रही और उसका एक डायलॉग हो जाए। ओके। बशीरा के एंड में जब वो डोली रोक लेते हैं जगीरदार, तो वो फिर वो कहते हैं कि डोली तो हाथ चुक लै झूठिया चौधरिया, जिन्हां पैणा दे वीर जुंदे होण उन्हां दी डोली नूं ते मौत भी नहीं ढक सकदी। क्या बात है। लेकिन मैं एक गल कहना चाहूंगी, हमारी सोसाइटी में तो लोगों का इतना साफ तलफ्फुज ही नहीं है। हम तो अगर अपने टीवी के आर्टिस्ट को देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब तलफ्फुज साफ नहीं है। आपकी डायलॉग डिलीवरी का मजा तब आता है जब आपका एक एक वर्ड बहुत क्लियर हो, एक्सेंट बहुत क्लियर हो। लेकिन जबरदस्त जी, आपका वाकई डायलॉग सुनकर एक वो पंजाबी मूवीज की याद ताजा हो जाती है और एहसास होता है कि हाँ वाकई सुल्तान रईस साहब का एक चश्म चिराग है जो आज भी जिसकी रोशनी है और उस रोशनी से हम लोग फैज़याब हो रहे हैं। हम वंस अगेन आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपको ढेरों दुआएं देंगे, ईद की मुबारकबाद भी देंगे। आखिर में हमारे देखने वालों को ईद से रिलेट करके क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा जी, ईद का मौका है, खुशियाँ मनाइए, आपस में मिले जुलें और दिल में हमेशा कोई ना कोई फिक्री थोड़ी बहुत रंजिश सी होती है, बहन भाई में हो जाती है, आपस में गले मिलें, ख़त्म करें। ये बहुत अच्छा टाइम होता है गले मिलने का और एक दूसरे को माफ़ कर देने का, और अल्लाह ताला को माफ़ करने का अमल बहुत पसंद है। तो ट्राई करें कि ये करें और अपने बड़ों का ख्याल रखें। बेशक जी, बहुत खूब। जैसा हमेशा हम भी आपसे कहते हैं कि नाजरीन, लेट गो करने की जो एक आदत है वो एक बेहतरीन आदत है। ना सिर्फ उससे आप अपने आसपास के माहौल को, एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को खुशगवार बना सकते हैं, बल्कि अपनी तबीयत को भी साफ रख सकते हैं। तो लेट गो कीजिए जी, दूसरों की गलत और बुरी बातों को दरगुजर करना सीखिए, दरगुजर करिए और अपने आप को भी हेल्दी रखिए, फिट रखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को ईद की खसूसी ट्रांसमिशन ईद टुडे से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।